ड्यू टू एंट्रेंस ऑफ द रूलर्स फ्रॉम, आई थिंक आप कह सकते हैं कि सूफी साइड, और फ्रॉम आई थिंक कह सकते हैं कि खाड़ी के देशों की तरफ से जब रूलर्स भारत में घुसे, आफ्टर दैट दैट ट्रेडिशन कन्वर्टेड इनटू सूफी ट्रेडिशन। और सूफी ट्रेडिशन में कन्वर्ट होने से पहले ऑब्वियसली धर्म परिवर्तन तो हमारे देश में हुए होंगे, बिकॉज बिफोर एंट्रेंस ऑफ द अरेबिक एंड तुर्किश रूलर्स और अफगानी रूलर्स, हमारे देश के अंदर इस्लाम का कोई मतलब नहीं था। देयर वाज नो पॉइंट, देयर वाज नो कॉर्नर, देयर वर नो एज रिलेटेड टू इस्लाम, नॉट इवनली ओनली इन इंडिया, इवन इन द होल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें कि 28 कंट्रीज आते थे छोटे छोटे। अब देख लेते हैं, बट ओके, मौका मिला, मौके में वो सफल हुए, उनके एफर्ट्स काम आए, दे एंटर्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट new strands came into the fabric of the Indian territory, and that new strands in the fabric came into the Indian territory, and that fabric was Islam. और इस्लाम के आने के बाद ट्रेडिशंस पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गए, चलन बदल गया ट्रेडिशंस का, परंपराओं में काफी बड़े और तेजी से बदलाव आए। Hence, those traditions were named after the religion which was introduced into the country, named India, Islam. Therefore, after Islam, the traditions also came to known as Islamic traditions. अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी इस्लामिक ट्रेडिशन से एक नया मूवमेंट बना या एक नए ट्रेडिशन बने, जिनको हम सूफी मूवमेंट बोल देते हैं या सूफी ट्रेडिशन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, contact with the lands beyond the seas and mountains in existence from the 7th century। ध्यान से आप सुनिएगा कि आप इस बात को मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, सर कि इन लोगों का हमारे से क्या लेना देना था, और ये लोग हमारे देश की सरहदों में कैसे घुसे, हमारे देश के अंदर ये कैसे एंटर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका हमसे कोई लेना देना चाहे था या नहीं था, लेकिन इनको हमसे बहुत कुछ लेना था। अंडरस्टूड? फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, जिसकी वजह से ये एफर्ट्स 3rd सेंचुरी से लगा रहे थे, और इनके एफर्ट्स में पेस और स्पीड जो आई थी वो 6th सेंचुरी के बाद से आई थी, जब इनका जो ये रिलीजन था वो स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे। बट आई लेसर और इवन ग्रेटर स्केल कह सकते हैं, वो अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि जिस भी बाउंड्री से या जिस भी आप कह सकते हैं डायरेक्शन से देश, हमारे देश के अंदर वो एंटर करने की या प्रवेश करने की कोशिश करते थे, वहां पे वो प्रवेश रोक दिया जाता था, बिकॉज उस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स राज कर रहे थे। चाहे वो सतवाहना वंश के हो, चाहे वो चोला रूलर्स नीचे हो, चाहे ऊपर की बात आप करें तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट राजपूत डायनेस्टीज हो, या आप और भी गुप्ता डायनेस्टी के वक्त भी इन्होंने ट्राई किया था। अंडरस्टूड? तो ये बड़े बड़े वंशों के वक्त भी इन्होंने बहुत ट्राई किए, बट ये नाकामयाब रहे। बट जैसे ही इनको मौका मिला, दे अगेन एंड अगेन ट्राइड, एंड आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एक मौका ऊपर वाले ने दिया और दे सक्सीडेड इन इट। रेफरेंस बहुत सारे हैं, इस बुक में वो नहीं दिया गया है क्योंकि इस बुक के अंदर उससे कोई लेना देना नहीं है। देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच वी हैव टू टॉक अबाउट। अब आप कहोगे सर हमारे से रिलेट कैसे कर गए? आप कह रहे हो सर कि रिपीटेड अटैक ये करते रहते थे, रिपीटेड ट्रायल्स इन्होंने इतने सालों तक किए, तो कर कैसे पाते थे? क्यों कर पाते थे? क्यों? क्योंकि हमारे लैंड से भी ये कनेक्टेड थे, और साथ में जो हमारी सीज है, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे इंडियन ओशियन का अरेबियन सी वाला पार्ट हो, चाहे इधर बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो, ठीक है, ये सीज के थ्रू भी हम इन अरेबिक और तुर्किश कंट्रीज से अटैच थे, साथ में माउंटेनियस वेज के माध्यम से भी हम इन देशों से कनेक्टेड थे। अब आप कहोगे सर मतलब माउंटेनियस रीजन से भी हमारा देश इन देशों से कनेक्टेड था, तो तुर्की, बिकॉज अफगानिस्तान तो इंडिया में आता था, एंड अफगानिस्तान के जस्ट बॉर्डर पर तुर्की था, तो तुर्की माउंटेनियसली हमसे कनेक्टेड था। फिर आप दूसरे देशों की बात करेंगे तो वहां समुद्र से पहुंचा जा सकता था। तो आई थिंक थ्रू द सीवेज और थ्रू द वेज ऑफ माउंटेन वी वर इन कॉन्टेक्ट विद दीज नेशंस। वो भी तब से नहीं, बहुत पहले, 7th सेंचुरी, जिस वजह से ये जितनी रीजन्स थे वो हमेशा ट्राई करते रहे, और इसीलिए जब वो एंटर हुए तो एंटर होने के बाद हमारे समुद्र से लगे हुए इलाके और जिन कंट्रीज से ये हमारे कंट्री में एंटर हुए, उन कंट्रीज के जो माउंटेनियस रीजन्स थे, उन माउंटेनियस रीजन्स के बाकी सारे रीजन, यानी कि द रीजन्स रिलेटेड टू ऑल द पाथ्स एंड वेज ऑफ माउंटेन्स थ्रू व्हिच दे एंटर्ड इनटू आवर कंट्री अलोंग विद द बॉर्डर्स ऑफ आवर सीज। हमारे समुद्रों के बॉर्डर पर बसने वाले सारे रीजन्स में इस्लाम एंटर हुआ, और इस्लाम एंटर होते ही भारत ने भी, हमारे देश ने भी इस्लाम की दुनिया में प्रवेश कर लिया। We as an Indian also entered into the world of Islam. फर्स्ट पॉइंट अरब मर्चेंट, सेकंड पॉइंट सेंट्रल एशियन पीपल। अब आप कहोगे ये बताइए आप हमें सर कि कम्युनिटीज के बारे में आप हमें बताइए, हु वर द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हु इनिशिएटेड
who initiated the birth of Islam in India, birth तो नहीं कहेंगे, evolution of Islam in India. तो first Arab merchants, अरब के जो व्यापारी थे या अरब के जो आप कह सकते हैं खाना बदोश थे, जिनको हम ट्रेडर्स कहते हैं, वो तो पहले भी आते थे, लेकिन उनको मौका चाहिए था कि वो इंडिया में एंटर करें और इंडिया के अंदर रीजन्स को कैप्टिवेट करके अपना ट्रेड यहाँ पर इस्टेब्लिश करें। उनको वो चांस मिला। तो यानी कि सबसे पहले हमारे देश के अंदर इस्लाम को प्रमोट और प्रवोक करने वाले जो थे इस्लामिक पीपल, दे वर अरब मर्चेंट या इस्लामिक कम्युनिटी कनेक्टेड टू द वेस्टर्न कोस्ट। वो कहां से एंटर हुए थे? अरेबियन सी वाले पार्ट से, अंडरस्टूड, जिसको हम वेस्टर्न कोस्ट भी कहते हैं। सेकंड आ जाते हैं सेंट्रल एशियन पीपल। सेंट्रल एशियन पीपल मतलब पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों से जो इस्लामिक पीपल या जो इस्लामिक कम्युनिटीज हमारे देश में घुसी। नॉर्थ वेस्टर्न में कौन आता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन रिलेट करता है? तुर्की। तुर्की के आगे फिर आप चले जाइए सऊदी अरब एंड ऑल जो भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि दो तरह की कम्युनिटीज इस्लाम की दुनिया से हमारे देश में आई और हमारे देश को इस्लाम की दुनिया का हिस्सा बना लिया। फर्स्ट वर अरब मर्चेंट्स who were already connected to India through the western coast of India. Medium was Arabian Sea. Second were Central Asian people, and Central Asian people were connected to India through mountainous and deserty regions. Therefore, northwestern parts हम इनको बोलते हैं. Now coming on to precision related to these people. जब ये हमारे देश में आए, तो obviously जो हमारे देश में आए, तो ये बहुत सारी चीजें लेके आए, अपना कल्चर लेकर आए, अपने फेथ लेकर आए, अपने बिलीफ लेकर आए, अपने सिस्टम ऑफ अप्रोच लेकर आए। So on the basis of it, we will be going into the subheadings. पहली सबहेडिंग है faiths of rulers and subjects. सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस्लामिक रूलर्स होते थे, उनका बिलीफ सिस्टम क्या था और उनके रूलर्स के बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर वो अपने सब्जेक्ट्स मतलब जनता, मासेस, उनको ट्रीट कैसे करते थे। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलिंग एलाइट। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि इस्लामिक रूलर्स की एक खास बात थी कि इस्लामिक रूलर अगर कहीं भी जाता, चाहे वो थ्रू इन्वेजन या थ्रू आप कह सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट जो भी है, वो अगर जहां भी जाएगा उस रीजन के अंदर अगर वो चला गया, अंडरस्टूड, तो ये बात मानी जाती थी कि इफ द रूलर, इस्लामिक रूलर is going into any region to rule that region, तो उस रीजन का जो रिलीजन होगा वो उस रूलर का ही रिलीजन माना जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली वो रीजन इस्लामिक कहलाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि ये सोच तब तो बहुत पुरानी बात थी, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस की तो हम बात बहुत पहले की कर रहे हैं। बट अगर आप अभी भी आ जाइए ना, बिफोर 1947 हैदराबाद आप नाम देखते हैं आज, हैदराबाद इज द नेम ऑफ अ सिटी सिचुएटेड इन तेलंगाना व्हिच इज आल्सो द कैपिटल ऑफ इट। बट हैदराबाद के अंदर पॉपुलेशन तब भी 80% हिंदूज की थी और आज भी नियर बाय 80% 70% तो है ही हिंदूज की। स्टिल कैसे नाम पड़ा हैदराबाद उसका? क्योंकि वहां पर नवाबों का राज रहा है, निजामों का राज रहा है, तो जो निजाम था उस निजाम के नाम पर ही उसका नाम हैदराबाद पड़ गया। डिस्पाइट ऑफ दैट द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद 80% वर हिंदू। तो आप समझ सकते हैं कि रूलर का ये फेथ था कि जहां रूलर इस्लामिक जाएगा उस रीजन को इस्लामिक ही माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, और इसी बेसिस पर यानी कि आप समझ सकते हैं रूलर एंड रूलिंग एलाइट, यानी कि रूलर से जुड़े हुए जितने भी बड़े लोग थे, चाहे उसके दरबार के लोग थे, चाहे उसके कोर्ट के लोग थे, चाहे उसके ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी थे, उन सबका भी धर्म इस्लामिक है। तो ऑब्वियसली पूरी टेरिटरी को रिलीजियसली आप इस्लामिक कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे उदाहरण लीजिए 711 में एक बहुत ही क्रूर राजा मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, वो भारत में अफगानिस्तान की सरहद से घुसा और उसने सिंध, जो आज पाकिस्तान में है, उस सिंध को उसने कब्जे में ले लिया, इन्वेडेड सिंध। और सिंध को कब्जे में लेके उसने सिंध का नाम भी बदला और आइडेंटिटी भी बदली, और आइडेंटिटी और नाम बदल के उसने किस पूरे के पूरे कौन से एम्पायर में इंक्लूड कर लिया? उसने कैलिफ्स एम्पायर। कैलिफ्स एम्पायर मतलब बिफोर दैट टाइम देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्सेप्ट इन इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ खलीफा, कि सारे इस्लाम मुल्कों का एक खलीफा हुआ करता था, जिसको यूएस ने खत्म किया था और ब्रिटिशर्स ने मिलकर खत्म किया था। तो आई थिंक ये कैलिफेट का जो सिस्टम था वो इस्लामिक वर्ल्ड में था कि अगर 58 कंट्रीज इस्लाम की है तो उनका सबका एक सर्वजीन खलीफा होगा, और जो भी टेरिटरी इस्लामिक कंट्री जो है कैप्टिवेट करेगी या इन्वेट करेगी वो सारी की सारी उस डोमेन में लादी जाएंगी और उनका भी वो खलीफा लीडर होगा। तो आई थिंक वही किया ना मोहम्मद बिन कासिम ने। ही इन्वेडेड सिंध एंड आफ्टर इन्वेडिंग सिंध स्ट्रेट अवे ही मतलब आप कह सकते हैं ही एडेड सिंध टू कैलिफ्स डोमेन। खलीफा के डोमेन में उसने सिंध को इंक्लूड कर दिया। तो यानी कि क्या हो गया? सिंध एक मुस्लिम टेरिटरी हो गई, चाहे वहां पे 90% हिंदू हो, चाहे 95% हिंदू हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम के अलावा सारे हिंदू हो।
तब भी सिंध क्या हो गई? बिकॉज इट वाज एडेड टू कैलिफ्स डोमेन, खलीफा के डोमेन में उसको ऐड कर दिया गया, तो इट बिकेम इस्लामिक नेशन। एक और रेफरेंस ले लीजिए 13th सेंचुरी का, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश्ड बाय तुर्क्स एंड अफगान। दिल्ली सल्तनत लीजिए आप। भाई दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सल्तनत चली है, ठीक है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी उसकी काफी लेगेसी है, वहां से स्टार्ट होकर वो तुर्क से गई, तुर्क से अफगान पर गई, बाबर पर गई, बाबर से अकबर पर गई, अकबर से पता नहीं कहां तक गई, शाहजहां, जहांगीर, दुनिया भर, यहाँ तक औरंगजेब तक चली, इवन बहादुर शाह जफर तक चली 1947 तक। तो ये दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली में क्या पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा थी? बिल्कुल नहीं। ओवल हमेशा इन द होल डोमेन ऑफ दिल्ली एज अ सल्तनत इवन, और एज अ सिटी इवन, और एज अ टाउन इवन, और एज आप कह सकते हैं कि मेट्रो इवन, किसी भी तरीके से आप उसको टेरिटरी के रूप में काउंट कर लें, हिंदूज की पॉपुलेशन या दूसरे रिलीजन की पॉपुलेशन, मेजॉरिटी की पॉपुलेशन 80% से ज्यादा ही रहती थी, बट स्टिल till 600 and 700 years Delhi was an Islamic dominated territory, Islamic dominated region, इस्लामिक डोमेन में काउंट किया जाता था दिल्ली, आप समझ सकते हैं। इसीलिए उसका नाम दिल्ली सल्तनत था। सल्तनत तो एक उर्दू वर्ड है, सल्तनत मतलब जहां पर सुल्तान राज हो, जहां पर सुल्तानों का राज हो, और सुल्तान कहां से आया वर्ड? सुल्तान अफगानी वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोड बाय सल्तनत इन द डेक्कन, और इसी दिल्ली सल्तनत को देखा देख डेक्कन में भी, यानी कि साउथ में भी सल्तनतें बनी, जैसे हैदराबाद ले लीजिए, इधर जूनागढ़ ले लीजिए, नीचे आप चले जाइए तमिलनाडु में चले जाइए, अंडरस्टूड। इसी पीरियड में इनको देखा देख नीचे भी सल्तनतें खड़ी हो गई। ऑब्वियसली तो इंडिया के विद इन इंडिया आप कह सकते हैं दैट इस्लामिक टेरिटरीज फॉर्म हो रही थी, इंडिया के विद इन इंडिया इस्लामिक रीजन फॉर्म हो रहे थे, इंडिया के विद इन इंडिया इस्लामिक आप कह सकते हैं कि स्पेस बन रहा था, और वो भी अलग अलग लेवल पर अपने कन्वीनियंस के साथ। थर्ड रेफरेंस लीजिए, 16th सेंचुरी कंटिन्यूड विद द मुगल एम्पायर। तो वही वाली बात है, 13th सेंचुरी में भाई तुर्क्स आए, उसके बाद अफगान आए, 16th सेंचुरी में मुगल्स आ गए। भाई अफगान का एक्सटेंशन ही तो था मुगल एम्पायर, तो 16th सेंचुरी में वो चला। आफ्टर दैट इन 18th सेंचुरी दूसरे रीजनल स्टेट्स में भी इस्लाम काफी हद तक स्प्रेड हो चुका, और इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा, एक बहुत बड़ा धड़ा, बहुत बड़ा पार्ट इस्लाम का क्रिएट हुआ, जिसका रिजल्ट है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब टूटे इंडिया से, सब इनमें हिंदूज थे सारे, इनमें कहाँ थे मुस्लिम। नाउ कमिंग ऑन टू फीचर्स रिलेटेड टू द मुस्लिम रूलर्स, अब कुछ इनके फीचर्स पर बात कर लेते हैं। जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे उनकी कुछ खास बातें हुआ करती थी, तो हाईलाइट कर लेते हैं। फेथ्स पे तो बात कर ली हमने। फर्स्ट पॉइंट, गाइडेड बाय द उलेमा अकॉर्डिंग टू शरिया कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन एज द पॉपुलेशन वाज नॉट इस्लामिक। मैंने आपसे जो बात पहले बोली थी वही बात करेंगे आप। पहली बात तो इनके जो सुल्तान होते थे वो दरबार के बीचों बीच एक बहुत लंबी सी बड़ा सा दरबार लगाते थे, और बड़े से दरबार में कुर्सी लगाते थे, और उस कुर्सी पर बैठकर सिर्फ उनका काम हुक्म चलाना होता था। हुक्म चलाने के लिए हुक्म कैसे चलाना है, हुक्म किस बात पे कैसे, किस बात पर क्या गाइडलाइन देनी है, वो देने के लिए इनके कौन बैठे रहते थे? मुल्ला मौलवी बैठे रहते। यानी कि सिंपल बात थी, सुल्तान वर यूज्ड टू बी गाइडेड बाय द उलेमा, इनके रिलीजियस गुरु, इनके धर्म गुरु। अब आप कहोगे सर धर्म गुरुओं का राजनीति में क्या काम? भैया कुरान में ही लिखा ही ये है, अकॉर्डिंग टू देम कुरान में ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू देम हर चीज शरिया के हिसाब से होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू देम शरिया के हिसाब से एक आदमी को होना चाहिए, एक औरत को होना चाहिए, पॉलिटिक्स को होना चाहिए, इकोनॉमी को होना चाहिए, शरिया के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए। टुडे ऑल्सो द फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम want that India should run like a Sharia country. India should be the country who should run according to Sharia. उनका ही मानना है। तो उस वक्त भी उनका यही मानना था कि भाई शरिया के हिसाब से हमें देश को चलाना है, और शरिया का ज्ञान किसको है भाई? उलेमाओं को। तो उलेमा उस शरिया का ज्ञान भैया राजा को देते थे या सुल्तान को देते थे, और सुल्तान उसी बेसिस पर सल्तनतें अपनी चलाते थे। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आई? कॉम्प्लिकेशन वहां पे आई कि सुल्तान मुस्लिम, उलेमा मुस्लिम, रूलर के एलाइट्स मुस्लिम, पॉपुलेशन 80% से ज्यादा हिंदू या नॉन इस्लामिक। तो कॉम्पिटिशन नहीं है, बिल्कुल है, बिकॉज आप जबरदस्ती उस पॉपुलेशन को कैसे इस्लामिक तौर पर चला सकते हैं? दैट टू अकॉर्डिंग टू योर शरिया, अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर लॉ बुक ऑफ योर रिलीजन। क्यों चलेगा सामने वाला? तो इनकी इसकी वजह से काफी कॉम्प्लेक्शन आए या कॉम्प्लिकेशन आए। सेकेंड पॉइंट, देयरफॉर गिव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब यही शरिया लॉज की वजह से 5 कॉन्सेप्ट्स ने भारत के अंदर, भारत की धरती पर जन्म ले लिया। क्या कौन से?
मुख्य तौर पर से तो बहुत है, 5 मैं आपको बोल ही रहा हूं, लेकिन 5 में सबसे ज्यादा ब्रूटल जो थे वो 2 थे। इन दो, आई थिंक ये जो 2 कॉन्सेप्ट आए ड्यू टू द लॉ ऑफ शरिया बुक, इसकी वजह से नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन के गले में फांस अटक गई, बिकॉज दे वर ब्रूटल, दे वर इनह्यूमन, दे वर लॉलेस, किसी भी तरीके से, मतलब ये लॉजिकल कहीं नहीं। देख लेते हैं क्या थे। पहला कॉन्सेप्ट था जिम्मी का, डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड जिम्मा, मींस प्रोटेक्शन। तो कहते हैं ना उसका जिम्मा मैंने थोड़ी लिया है, कह देते हैं ना हम लोग, तो जिम्मा का मतलब उसकी सुरक्षा की गारंटी मैंने थोड़ी ली है। तो उसी अरेबिक वर्ड जिम्मा से निकलता है एक वर्ड जिम्मी, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, किसी को कवच देना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को वल्नरेबल सिचुएशन से बचाए रखना। ठीक है। फॉर ज्यूज एंड क्रिश्चियंस टू लिव अंडर मुस्लिम रूलरशिप, यानी कि मुस्लिम रूलर्स ने ये फंडा दिया कि आपको हमारे अंडर रहना है तो हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मतलब ये रूल लगाया था मुस्लिम रूलर्स ने अब तक ज्यूज पर और क्रिश्चियंस पर, यानी कि उन्होंने साफ कहा था कि हमारी रूलरशिप के अंडर अगर ज्यूज को और क्रिश्चियंस को रहना है तो वो हमारी शरिया के हिसाब से चलेंगे। आप अपनी बुक के हिसाब से नहीं चल सकते, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से नहीं जी सकते। यू हैव टू रन योर रिलीजियस पॉलिसीज, यू हैव टू रन योर फेथ अकॉर्डिंग टू शरिया इफ यू वांट टू सर्वाइव अंडर मुस्लिम रूलरशिप। दिस वाज जिम्मी एंड दिस जिम्मी वाज टू अप्लाइड ऑन हिंदूज ऑल्सो। तभी मंदिर तोड़े जाते थे, ठीक है ना, तभी धर्म परिवर्तन भी किए जाते थे, तभी जबरदस्ती औरतों से शादी भी की जाती थी, हिंदू महिलाओं को परेशान भी किया जाता था, बहुत छोटी उम्र में उनको आई थिंक कैप्टिवेट कर लिया जाता था, एबडक्ट कर लिया जाता था और ब्रॉथल का पार्ट बना दिया जाता था। ब्रॉथल का आप डिक्शनरी में मतलब समझ लीजिएगा, समझ जाएंगे आप क्या होता है। ठीक है। तो समझ सकते। देन सेकंड वाज जजिया, इसका शायद आपने सुना होगा। Muslim rulers, considering them as the emperors of all the people, therefore extended the tax of protection to Hindus as well as which came to be termed as jizya. ये जिजिया वाला मामला हिंदूज पर था स्पेशली, जिम्मी वाला तो इन्होंने ज्यूज और क्रिश्चियंस पे लगा रखा था कि आपको हमारे अंडर रहना है, हमारे हिसाब से चलना है और उसका प्रोटेक्शन कॉज आपको देना पड़ेगा, और हिंदूज पर भी वो अप्लाइड था। दूसरा जजिया जो था ये हिंदुओं के लिए पैदा किया गया था। क्या था जजिया? मुस्लिम रूलर्स ने, जो अपने आप को सो कॉल्ड लोगों का शहंशाह अपने आप को समझते थे, लोगों का बादशाह अपने आप को समझते थे, उन्होंने एक जिम्मी जैसा कॉन्सेप्ट हिंदुओं पर भी ला दिया। बोले कि आपकी प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, उसका टैक्स आपको हमें देना पड़ेगा, और उसका नाम क्या होगा? जजिया। सही बताऊं तो हिंदू को हिंदू बने रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, ये था जजिया। हिंदू को पूजा करते रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा, हिंदू को अपने पिताजी के, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई है और पिताजी को जाके शव यात्रा ले जानी है, उसका टैक्स दो, गंगा में जाके उनकी अस्थि विसर्जन करनी है, उसका टैक्स दो। ये था जजिया। तो आप समझ जाएंगे। Note, whereas Muslim rulers like Akbar on the other side, they adopted a fair and flexible policy towards their subjects. अब बुक कह रही है, बुक की मानिए आप इस बारे में, मेरी मत मानिएगा, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लाइन। नोट में ये बताया गया है कि जबकि ऐसे मुस्लिम रूलर्स भी थे लाइक अकबर, जिनके आगे दा ग्रेट लगाया जाता है, कि उन्होंने दूसरी तरफ जो है काफी फेयर एंड फ्लेक्सिबल तरीके से जो है पॉलिसी को जो है अपने सब्जेक्ट्स के, अपनी पब्लिक के लिए, अपने पीपल के लिए अप्लाई किया। यानी कि अकबर को ये कहा जाता है कि वो अपने पहले के और बाद के राजाओं से काफी सॉफ्ट थे, काफी फेयर थे, काफी फ्लेक्सिबल। ये भी कहा जाता है उन्होंने जजिया हटा दिया था। ये कहा जाता है, बुक कहती है तो बुक की मानिए। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल भी दे रही है। द एग्जाम्पल्स आर गिवन बाय बुक दैट हाउ gave land endowments and tax exemptions to Hindu, Jaina, Zoroastrian, Christian and Jews. उदाहरण ये है कि अकबर जब आए तो अकबर जी का ये मानना था, अकॉर्डिंग टू द बुक एंड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेबस अप टू यूपीएससी, अकबर साहब मानना था कि हम इसी देश में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इस देश को लूटेंगे नहीं, ये हमारा घर है, तो हमारे घर के अंदर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम ये मानना था, अकॉर्डिंग टू द बुक। इसलिए उन्होंने जो लैंड एंडोमेंट्स मुस्लिम्स को दे रखे थे वही हिंदुओं को दिए। टैक्स एग्जेम्पशन जो वो मुस्लिम्स को देते थे वो टैक्स एग्जेम्पशन उन्होंने हिंदुओं को, जैनों को, ज़ोरास्ट्रियन को, ज्यूस को। टू एम्पल टू give us some non-Islamic
पहली बार कोई मुगल था जिसने अपने दरबार के अंदर इस्लामी उलेमाओं के अलावा दूसरे धर्म के गुरुओं अपने दरबार में बुलाया, उनका स्वागत किया और उनको अपने कोर्ट का ऑफिशियल बनाया, अपने कोर्ट का एक मेंबर बनाया, अपने कोर्ट का एक गाइडर बनाया। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिस। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम अगर आपको अपनाना है या इस्लाम अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए कौन सी चीजें नेसेसरी हैं? लेट्स कम टू इट। फर्स्ट पॉइंट, इस्लाम रीच्ड फारर एंड ग्रेटरली वाइडर इनटू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग फार्मर्स, मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, वॉरियर्स एक्सेट्रा। आई थिंक मैं तो सिंपल सी बात है भाई, आई थिंक इस्लाम एक ऐसा धर्म है, पूरी धर्म तो बुक रिलीजन कह सकती है इसको, अकॉर्डिंग टू मी इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस। इस्लाम एक्चुअली इट इज ओनली अ ट्राइब, बट ठीक है, अब जो भी कहा जाता है, बुक्स रिलीजन कह रही है तो रिलीजन मानिए। तो सिंपल है कि ये एक पहला ऐसा ट्राइब था या मैं कहूँ धर्म था सो कॉल्ड, जो दुनिया के अंदर आग की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैला और इतने कम समय में कोने कोने तक पहुंचा कि अगर आप किसी भी रिलीजन की लेगेसी उठा के देखोगे तो उसकी स्पीड और उसकी पेस ऑफ स्प्रेड और पेस ऑफ आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि भाई स्प्रेडेशन की बात करें तो उसके मुकाबले आई थिंक 50% भी कोई रिलीजन इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं हुआ। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करोगे तो इस्लाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब एंटर हुआ है तो उसके बहुत कम टाइम के अंदर अंदर वो इंडिया की मेजर कम्युनिटीज तक बहुत तेजी से पहुंच चुका था, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो मर्चेंट्स थे, चाहे वो आर्टिजन्स थे, चाहे वो वॉरियर्स थे, सब तक बहुत ही लेसर टाइम, विद इन अ वेरी लेस टाइम, दिस इस्लाम रिलीजन greatly entered into the roots, penetrated into the social structure of Indian subcontinent. अब इस्लाम धर्म के पिलर्स क्या हैं भाई? लेट्स सी टू इट। पिलर्स ऑफ इस्लाम फॉर हु अडॉप्टेड इट वर, जिन्होंने इस्लाम अडॉप्ट किया था उनकी मान्यताएं ये थी। पहली मान्यता थी उनकी वन गॉड, एक ही भगवान है इस पूरी दुनिया का। मैं तो एक गॉड ही कहूंगा, गॉड का मतलब भगवान इस्लाम में एटलीस्ट नहीं माना जाता। उनका मानना था कि दुनिया का मालिक सिर्फ एक है, अल्लाह, और जो अल्लाह को नहीं मानता वो किसी को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर होता है। सेकंड पॉइंट, वन मैसेंजर, शहादा, प्रॉफिट मोहम्मद। साथ में उन्होंने कहा कि इस पूरी दुनिया में जैसे खुदा एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, वैसी उस गॉड का, उन अल्लाह का और आप कह सकते हैं उन खुदा का बेटा भी सिर्फ एक है। यानी कि आप कह सकते हो अवतार भी इस दुनिया केवल एक ही आए, प्रॉफिट मोहम्मद। क्या कर रहे थे? इस्लाम में बोला गया कि वो कुछ नहीं करने आए थे। द मैसेंजर ऑफ गॉड इज ओनली वन, विल ऑलवेज बी रिमेन वन, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। ये इस्लाम कह रही है बुक के हिसाब। थर्ड, नमाज, सालत, ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर इस्लाम का, 5 वक्त की नमाज अलग अलग दिशाओं में पढ़नी जरूरी है। वो आपके पूरे चरित्र का सालत है, आपके पूरे कैरेक्टर का असेसमेंट है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं देन यू डजंट बिलोंग टू इस्लाम। चौथा पॉइंट, ज़कात, गिविंग एल्म्स, डोनेशन फॉर द रिलीजन। हम अक्सर सुनते हैं कि एक पंक्चर वाला भी मुस्लिम्स में डोनेट करता है मस्जिदों में, ऑब्वियसली करता है, और उसको ज़कात नाम दिया गया है। ज़कात का मतलब होता है कि आपकी जो भी कमाई है उसकी एटलीस्ट 2% आप अपने धर्म के नाम पर इन्वेस्ट करें। अब आप समझ सकते होंगे कि इस पूरी दुनिया के अंदर इतने बम पटाखे क्यों फट रहे हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज इन कामों के लिए पैसों की कमी एटलीस्ट टू द पीपल, एटलीस्ट टू द टेररिस्ट हु आर रिलेटेड फ्रॉम दिस रीजन तो कम भी आएगी नहीं। बिकॉज कंसेप्ट ही सदियों से चला आ रहा है कि घर के अंदर 10 रुपए हम कमा रहे हैं तो 8 रुपए हमारे हमारे बीवी बच्चों के लिए है, 2 रुपए हमारे धर्म के। तो उस धर्म को बचाने के नाम पे 2 रुपए आपको डोनेट करने पड़ते। पहले उस धर्म को फैलाने के नाम पे 2 रुपए बढ़ते थे, आज उस धर्म को फैलाना भी है और आज उस धर्म को सो कॉल्ड बचाना भी है, क्योंकि सो कॉल्ड दे आर फियरिंग पीपल। पांचवा है रमजान, साइवम, फास्टिंग ड्यूरिंग अ मंथ। 1 महीने का आपको रमजान, जिसको हम कहते हैं आपकी फास्टिंग, व्रत रखने पड़ेंगे आपको 1 महीने, जिनके बारे में सुना होगा। 5वां इंपॉर्टेंट पिलर है इस्लाम का। 6th इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम, हज, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का। अगर आपने जीते जी मक्का की आपने जाकर यात्रा नहीं की, जो कि सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लाम इस दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है,
अगर वहां जाकर आपने अपने रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किए, पिलग्रिमेज पे जाके अपनी प्रेयर्स परफॉर्म नहीं की, तो इसका मतलब आप इंसान है ही नहीं। आपको खुदा एक बहुत ही तुच्छ प्राणी मानता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। नोट, practice of the above universal Islamic laws differed according to sectarian affiliation, Sunni and Shia। याद रखिएगा कि आपको पिलर्स के रूप में बताएं, ये सारे पिलर्स इस्लाम में भी मुस्लिम्स में भी सिमिलरली फॉलो नहीं किए जाते। यहाँ भी मुस्लिम डिवाइडेड है। आप कहोगे मतलब मुस्लिम्स आर डिवाइडेड इनटू टू प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हु आर रिचुअली एनिमीज ऑफ ईच अदर। वन आर शिया, सेकंड इज सुन्नी। सुन्नी ऊपर के 5 रिचुअल्स को अलग तरीके से मानते हैं और शिया ऊपर के 5-6 रिचुअल्स को या 5-6 पिलर्स को अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 6 पिलर्स को भी इस्लाम में 2 तरीके से फॉलो करते हैं। उसके रीजन क्या है, शिया सुन्नी क्यों अलग हुए, कैसे हुए, उसकी बहुत ही ब्रूटल और ब्लडी हिस्ट्री है। तो क्लास में कभी बात होगी तो बात। एंड द कन्वर्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट मैनर। भी जब आपको शिया इन ऊपर के 5-6 रिवाजों को अलग तरीके से फॉलो करते हैं, सुन्नी अलग तरीके से करते हैं, और अलग अलग रीजन्स में जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में जो लोग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू इस्लाम में कन्वर्ट हुए, वो अलग तरीके से फॉलो करते हैं। आई थिंक आज के लिए काफी है।